अब हमको थोड़ी देर प्रोग्राम में डिले चाहिए होगा कभी किसी पर्पज के लिए। सपोज अगर हमने कंट्रोलर लगा रखा है माइक्रो प्रोसेसर के बाहर कोई, और हम चाहते हैं यहाँ जो बल्ब लगा है वो एक टाइम ड्यूरेशन बाद ग्लो करे, फिर बंद हो जाए, फिर ग्लो करे, फिर बंद हो जाए। तो यानी हमको चाहिए होगा, सपोज मैं चाहता हूँ कि 1 मिली सेकेंड के बाद ये जले, फिर 1 मिली सेकेंड के लिए ऑफ हो जाए, ऑन ऑफ, ऐसे ये साइकिल चलती रहे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्पज के लिए एक डिले प्रोग्राम लिखते हैं। अब डिले कैसे जनरेट होगा, हमको पता है कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है वो एग्जीक्यूट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, उसी का फ़ायदा उठा के हम डिले लिख सकते हैं। ठीक। एक होता है इंस्ट्रक्शन नो ऑपरेशन, ये भी कुछ टाइम लेता है रोके रखने के लिए, जिसका यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले मान लो इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखा हुआ है, ढेर सारा इंस्ट्रक्शन, फिर बीच में हम लोग अपना डिले यूज कर लेंगे। ठीक है। फिर मान लो हमने बल्ब को कनेक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, फिर ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और इसी को हम कई बार लूप में चला सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। ठीक। अगर बल्ब ग्लो कराना है, जलना बुझना है, तो डिले करा लेंगे और लूप में कर लेंगे। तो एक सिंपल, सबसे पहले एक एक चलो जनरेट करते हैं लूप के थ्रू। ठीक है। मान लो हमने काउंटर इनिशलाइज किया MVIC कॉमा NH। ठीक। ये कितना टाइम लेगा, ये डबल बाइट इंस्ट्रक्शन है और 8 बिट का नंबर है। ठीक है। फिर हमने अगला लिखा DCRC, ये कुछ टाइम लेगा, और फिर हमने लिखा JNZL1। ठीक है। और L1 ये है, यही। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला हिस्सा क्या है, ऑप कोड है। ठीक है। ये कितना टाइम लेगा, 4T स्टेट का। ये वाला हिस्सा क्या है, NH, मतलब NH की जगह हम 1 2 3 4 5 जितनी बार रन कराना है लूप को, जितनी बार ये रन कराना है साइकिल, उतनी बार वैल्यू लेते काउंटर की वैल्यू। तो N हमने ऐसे ही लिख दिया है, N की जगह आप कोई वैल्यू लेंगे। तो ये डेटा फेचिंग है, डेटा फेचिंग होगी 3T स्टेट के लिए। तो ये टोटल हो गया 7T स्टेट, 8 बिट का डेटा है इसलिए 3T। अब यहाँ देखें, ये ऑप कोड है सिर्फ, तो ये सिर्फ कितना लेगा, 4T स्टेट लेगा। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया ऑप कोड, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन, और ये हो गया 16 बिट का डेटा। तो या तो ये 4T+3T यानी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो 7T लेगा, अदरवाइज ये लेगा 4T+3T+3T, यानी ये 7T या 10T स्टेट लेगा। ठीक है। अब इसके लिए हम एक जनरलाइज फार्मूला डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये मान लो n की वैल्यू क्या है, फॉर फ्रो लिख दिया, फॉर फॉर डिफरेंट n। ठीक है। हम फार्मूला डेवलप करते हैं, चलो। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो जितनी बार हम लिखेंगे 4T+7T 3T, यानी ये 7T MVIC का एग्जीक्यूट होगा। ठीक। प्लस DCRC वाला स्टेटमेंट पहली बार चलेगा। फिर DCRC जितनी बार चलेगा उतनी बार वो क्या करेगा, 4T लेगा। ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि n बार चला है। सपोज कर लेते हैं कि 12 बज रहा है तो 12:45। फार्मूला डेवलप करने के लिए वैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहले n की वैल्यू 1 के लिए डेवलप करते हैं, कोई भी हो। ठीक है। मान लो इसको अगर हम फंक्शन मान लें fn, तो सबसे पहले हम f1 निकालते हैं, फिर fk निकालते हैं, फिर fk+1 प्रूव करते हैं, तो फार्मूला बन जाता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे सबसे पहले f1 करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले n =
वन के लिए क्या होगा। तो n इक्वल टू वन के लिए 40। अब n को डेसिमल में लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर n रख दिया यानी ये हो जाएगा n इक्वल टू वन के लिए एक बार लूप चला है, तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ 7t प्लस DCRC भी एग्जीक्यूट होगा 4t प्लस, ठीक। उसके बाद ये JNZ-L1 JNZ DCRC की वैल्यू क्या हो गई है। अब इस स्टेप में यहाँ पर जो C की वैल्यू है वो हो चुकी है 0, यानी जंप इफ़ नॉट 0। लेकिन अब JNZ यानी 0 है, Z की वैल्यू क्या है 0 है। इससे क्या पता चला, Z फ्लैग की वैल्यू 0 हो चुकी थी, यानी लूप जंप नहीं होगा। जंप नहीं होगा तो इसमें आएगा, कितना टाइम लेगा 70। तो टोटल हो गया 18t, ठीक। अब लिखते हैं n इक्वल टू 2 के लिए 70 प्लस 4t, ये तो चलेगा ही चलेगा, प्लस 10t चलेगा, क्योंकि इस बार c की वैल्यू क्या थी इस ऑपरेशन के लिए, इस ऑपरेशन के लिए c की वैल्यू क्या थी, चलो इसी के बगल लिखता हूँ, प्लस 10t। ये है लूप। अब L1 पे पहुंचा और जंप कर गया है, यानी नेक्स्ट साइकिल में DCRC होने के लिए ऊपर गया है, तो 4t अगेन लगेगा। अब की DCRC हो चुका है और 1 की वैल्यू 0 हो चुकी है, मतलब जो 2 हमने दिया था, 2 दिया था ना, तो यहाँ 2 का 1 हुआ और ये वाला यहाँ तक पहुँचे, फिर 1 वापस गया, 1 C की वैल्यू 1 है, 1 अब हो चुका है 0, तो अब लगेगा 70, ठीक। तो इसमें कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं। अब अगला देखते हैं n इक्वल टू 3 के लिए, 5 15 तक पढ़ेंगे। ठीक। अब यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, पहले केस में जब n इक्वल टू 1 था तो लूप एक बार चला था। अब अगला देखिए n इक्वल टू 3 में कितनी बार चलता है। 70 पहली बार चला, फिर 4t चला DCRC के लिए, फिर n की वैल्यू एक बार डिक्रीज हुई है, अब n की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है। 10t वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, यानी JNZ एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए 10t लगा, प्लस अब n की वैल्यू 2 है, तो यानी यहाँ से जो था इतना टाइम फिर से लेगा, ठीक। तो 70 प्लस 4t प्लस 10t प्लस 4t, और ये 70 हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये नहीं लिखना है। n इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पर आएगा, ये लेता है 4t, ठीक। 4t प्लस 70 10 है, 10t प्लस, फिर से रिपीट होगा एक बार और। अब n की वैल्यू 1 हो चुकी है, जब n की वैल्यू 1 हो चुकी है तो क्या होगा, 4t प्लस 10t प्लस, अब n की वैल्यू अगले साइकिल में 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो चलेगा 4t प्लस 7t, यानी n इक्वल टू 3 है तो लूप दो बार चला है, n इक्वल टू 2 है तो लूप एक बार चला है, n इक्वल टू 1 है तो लूप 3 बार चला है। लूप मतलब ये स्टेटमेंट JNZ, यानी इसमें JNZ कितनी बार चला है पहले वाले में। चलो आगे बात करते हैं। n इक्वल टू 1 था तो JNZ जो है चला है एक बार, ठीक। n इक्वल टू 2 था तो JNZ चला है, ये 0 बार चला है, फिर वो एक बार चला है। n इक्वल टू 3 के लिए
JNZ चला है 2 बार। अब n n के लिए ये चलेगा, JNZ चलेगा n-1 टाइम्स। ठीक है, तो अब अगर मैं फिर से अपना वो कोड लिखना चाहूँ, मतलब टाइम लिखना चाहूँ, तो कैसे लिखूँगा? तो सबसे पहले इसको कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C। ठीक है, अब यहाँ n के लिए हम लिख रहे हैं जब n बार चलना है तो ये कितनी बार चलेगा DCRC? अगर DCRC की बात करें तो वो तो n बार चलेगा, है ना? DCRC तो उतनी बार चलेगा, कितनी बार चलेगा DCRC? चलो C की वैल्यू हम 3 लेके देखते हैं। तो एक बार DCRC चला तो C की वैल्यू हो गई 2, फिर चला, फिर DCRC चला, फिर C की वैल्यू हो गई 1, फिर DCRC चला, C की वैल्यू हो गई 0। तो यानी 3 था, तो कितनी बार चला? एक बार चला, 2 बार चला, 3 बार चला। और यहाँ पे तो फॉल्स हो गया है, यानी DCRC चलेगा 3 बार। ये वाला स्टेटमेंट, पहला वाला एक ही बार चलेगा, ये चलेगा 1 टाइम, ये चलेगा n टाइम, और ये वाला चलेगा स्टेटमेंट n-1 टाइम। ठीक, तो अगर मैं फार्मूला लिखूं, टोटल t कितना आएगा? 70 प्लस n टाइम्स 4t प्लस, अब n-1 टाइम तो चल रहा है, अब ये n-1 टाइम JNZ चलेगा, तो यानी n-1 टाइम ये लेगा 10t स्टेट। ठीक, और प्लस एक बार ये जो है 70 स्टेट लेगा। ये हो गया टोटल फार्मूला। अब इसमें हम n को अरेंज करेंगे और फिर फाइनल फार्मूला आ जाएगा। यानी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 70 14t प्लस 4n प्लस n-1 इंटू 10, यानी 10n माइनस 10nt माइनस 10t प्लस 70। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, 10 माइनस 3 यहाँ ऐड होगा तो ये आ जाएगा 11t प्लस 14nt। एक मिनट, देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये 7 इसको अच्छा हमने 2 बार जोड़ लिया है, ये था 10t, ये था 70। चलो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ 10t प्लस 70 था ना, ये दोनों हो गया -3t। तो यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 3t, तो ये आ जाएगा 14n प्लस 4t स्टेट्स लेगा। अब यहाँ हमको t की वैल्यू दी गई होगी, तो ये डिले मेथड 1 हो गया। ठीक है,
यानी अगर मैं अब समराइज कर दूं इस सेक्शन को, ठीक है, तो डिले मेथड वन है ये, ठीक है। डिले मेथड वन है, क्या है डिले मेथड वन अपना, MVIC, फिर MVIC कॉमा NH और DCRC, फिर JNZL1, ठीक है। ये मेथड वन है और इसका टाइमिंग जो आएगा, इसका टाइमिंग आएगा 14N प्लस 4 T स्टेट्स, ठीक है। और अब हमको मान लेते हैं अब मान लो इसी में हम अगर वैल्यू डालते हैं फॉर 8085, जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें दी होती है फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज के करीब, ठीक है। तो अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो इस केस में 1T स्टेट की जो वैल्यू आएगी 1/3 माइक्रो सेकेंड, तो इसी में T की जगह 1/3 डाल देंगे, ठीक है। और हमें जितनी बार रन कराना है, जैसे N की वैल्यू 1, N की वैल्यू 2 डाल करके और इसको यूज कर लेंगे।